Hello class, I hope you all are doing well. आज हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको यूनिट 1 में मेनली क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के ऊपर दे रखा है ना। तो उसमें देखिए, पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। An investment is essentially an asset that is created with the intention of allowing money to grow. 1. If you invest in saleable assets, you may earn income by way of profit. 2. If investment is made in a return generating plan, then you will earn an income by accumulation of gains. Alright class, तो देखिए इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अगर मान लीजिए आपकी अर्निंग है 10,000 रुपये और उसमें से आपका एक्सपेंडिचर भी 10,000 रुपये, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने घर के रेंट के लिए दे दिया, 2,000 रुपये आपने पेट्रोल के लिए दे दिया, 2,000 रुपये किसी और पर्पज़ के लिए, मान लीजिए कि फूडिंग के लिए ले लिया, और 1,000 रुपये ऐसे मिसलेनियस। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम हो गया। जितनी इनकम है उतनी ही एक्सपेंडिचर है, तो आपकी सेविंग क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 20,000 रुपये इनकम है और आपका एक्सपेंडिचर सिर्फ 10,000 रुपये है, तब क्या होगा, जो बाकी के 10,000 रुपये हैं वो आपका क्या हो रहा है, सेव हो जा रहे हैं ना। वो आप कहीं खर्च तो कर नहीं रहे हो, तो वो आपके पास ही रह रहा है। तो जब आपका सेव हो जा रहा है, तो सेव करने के भी देखिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपने पास ही रखे रहिए, या फिर उसे कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट मतलब क्या होगा फिर, इन्वेस्ट मतलब कहीं ऐसी जगह पर लगा देना उसी पैसे को जहाँ पे उससे हमें कुछ रिटर्न मिले, है ना, और कुछ प्रॉफिट मिले उसके रिटर्न में। जैसे अगर आप उसे कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, मान लो म्यूचुअल फंड में कर दिया या फिर बैंक डिपॉजिट भी करते हो, तो भी क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। तो वो भी एक तरीके से आपका क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। उसे आप क्या कर रहे हो, उसके रिटर्न में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो दे रहे हो आप, बेसिक जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, बेनिफिट मिल रहा है। तो ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें जितना हमने लगाया है पैसा उससे ज़्यादा मिले। और ऐसा नहीं है, शेयर्स में लगाओगे तो मे बी आपको लॉस भी इनकर हो सकता है, तो वो भी, उसे भी इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल तो समझ में आ गया ना। जब आपका क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी आपके एक्सपेंडिचर से, तो आपकी होगी सेविंग। तो उसी सेविंग को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे, उसी सेविंग को तो हम इधर उधर खर्च करेंगे ना, मतलब इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे। तो वही होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जब आपके पैसे एक्सीड करते हैं आपके एक्सपेंडिचर से। तो ये हो गया आपका बेसिक मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो चलिए देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है ना, उसका बेसिक नेचर क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है लार्ज इन्वेस्टमेंट। इसमें लिखा है इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स अवेलेबल इज लिमिटेड एंड डिमांड फॉर फंड्स एक्सीड द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। इम्पॉर्टेंट फॉर फर्म्स टू प्लान एंड कंट्रोल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका क्या फर्स्ट नेचर है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट है ना। देखो इसमें अगर ये होता है कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो यूजुअली लार्ज अमाउंट ही होता है ना, क्योंकि जितना आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि रिस्क जितना ज़्यादा चीज़ों में रहता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न होता है। तो ये भी कहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करोगे तो आप होपफुल रहते हो कि आपको उसके रिटर्न में ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जो ये इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी क्यों होता है, किस लिए, किसी भी बड़े एक्सपेंडिचर को प्लान आउट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट लगता है ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो उसे प्लान करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि तुरंत आपने सोचा और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपको कार लेनी है या घर लेना है, तो उसके पीछे आप क्या पूरा रिसर्च करते हो ना, पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हो। तो एक तरह से वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो उसके भी हमें हेल्प आउट करता है ना, चीज़ों को प्लान करने के लिए, जहाँ पे हमारे लार्ज इन्वेस्टमेंट लगना होता है। देख लीजिए नेक्स्ट है पॉइंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। Involves not only large amount of funds but also long term on permanent basis. It increases financial risk involved in decision making. Greater the risk, greater the need for planning capital expenditure. देखिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरह से कमिटमेंट होता है ना, कि हम फंड्स का कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर हम कहीं लार्ज उसमें कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में भी करते हैं तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया कि आप उस फंड को बहुत काफ़ी 4-5 साल तक उसी में रखेंगे, 5-10 साल तक आप एज एन एफडी ही उसे सेव करके रखेंगी, है ना। तो ये होता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड, कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मे नॉट बी वेरी शॉर्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही आपको मिल जाएगा, आप तुरंत ही इन्वेस्ट किए और तुरंत ही आपको पैसा डबल होके मिल गया ना, जैसे टीवीज़ में दिखाते हैं। एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। जहाँ पे अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ही चीज़ें आपको डबल करके पैसा मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड ही है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। शेयर्स में हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल इन इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म टाइप्स का, तुरंत तुरंत उसमें होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, उसमें भी बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है, तभी आप कर सकते हो ऐसा। फिर नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस आर इरिवर्सिबल. Once decision for incurring permanent asset is taken, it becomes very difficult to dispose of these assets without heavy losses. Alright class, as I have told you कि जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा तक के लिए हो ना, 2 साल 3 साल, जैसे आपका प्रॉपर्टी हो गया, कि आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज़ कर रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, या जो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा तक की हो, या फिर बहुत लार्ज मशीनरी है जो बहुत ही कॉस्टली है, तो वो भी क्या, आप अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, 5-6 साल लग जाएगा उसे पे आउट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बहुत आपका रेशनल डिसीजन होना चाहिए। ऑलराइट, यू हैव टू गो थ्रू all the required information if it is going to be beneficial for the company or you'll incur more losses, है ना। you need to analyze all those criteria so that आपको पता रहे कि वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल ही है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें you'll incur losses in the future, you should not go for that option, right। क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको रिटर्न में उससे कम ही पैसा मिलेगा, उतना पैसा तो नहीं मिलेगा, ठीक। तो इरिवर्सिबल होता है, अगर एक बार आप कर लिया, आपका पैसा लग गया तो फिर वो गया, है ना। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, आपके हाथ से तो पैसा गया। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी रेशनल, यू नीड टू एनालाइज इट वेरी थॉरली, ताकि आप एक बार इन्वेस्ट करो तो आपको ये ना रहे कि आपको फ्यूचर में लॉसेस इनकर करना पड़ सकता है, क्योंकि वंस यू विल इन्वेस्ट यू विल लूज़ द मनी। तो इट इज़ essential that
द दोज कमिटमेंट्स आर इन पॉजिटिव टर्म्स, है ना, आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलने चाहिए। तो वो जो होते हैं, एक बार आप कर दिए तो वो आपका पैसा गया, इसलिए वो वापस से नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है, एक बार हो गया तो हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। Capital expenditure decisions are long term and have effect on profitability of a concern. Not only present earning but also the future growth and profitability of the firm depends on investment decision taken today. Capital budgeting is needed to avoid over investment or under investment in fixed assets. Alright class, so as I have told you कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि वो प्रॉफिटेबल ही हो, ठीक। तो जो अगर मान लीजिए आपके पास जो भी सेविंग्स है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कर रहे हो तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, है ना। कि जैसे अगर आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं उन सब में इन्वेस्ट करना ना, जो महंगे एसेट्स हो गए, बड़ी मशीनरी हो गई या प्रॉपर्टी हो गई, वो सब क्या होते हैं, आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, राइट। तो वो सब लेने से पहले भी आपको ये एनालाइज करना होगा कि इफ़ it is going to be profitable for the company or not, ठीक। अगर नहीं है वो, तो उस केस में हमें अवॉइड करना होगा, क्योंकि एक बार पैसा गया तो वो गया। चलिए क्लास नेक्स्ट देख लेते हैं नेचर डिफ़िकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर डिफ़िकल्ट टू टेक बिकॉज decision extend to a series of years beyond the current accounting period, uncertainties of future, high degree of risk. ऑल राइट, देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो क्या होता है, एक डिफ़िकल्टी होता है ना, उसका नेचर क्या है, डिफ़िकल्ट होना। तो यार ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही है कि आपके पास जब पैसा है तो आपके पास यू हैव वेरियस ऑप्शंस टू इन्वेस्ट, है ना। आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, किसी में भी कर सकते हो, या फिर उसे अकाउंट में डला सकते हो, या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यू हैव इन्यूमरेबल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट। तो इस वजह से आपको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है ना, जितने ज़्यादा ऑप्शन है उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी, उतने क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। तो वो क्या होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, बिकॉज योर प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने सही चीज़ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर गलत पे किया है तो आपको लॉस होगा। तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो आपका क्या, उसका नेचर है, बहुत डिफ़िकल्ट है ना। क्योंकि आपको हर चीज़ एनालाइज करनी है, हर चीज़ें देखनी होगी, आपको रिस्क देखना होगा कि कितना हाई है कि लो है, फ्यूचर कितना सर्टेन है, कितना अनसर्टेन है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख कर के आपको फाइंड आउट करना होगा दैट वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड एसेट्स और नॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेशनल इम्पोर्टेंस। Investment decision taken by individual concern is of national importance because it determines employment, economic activities and economic growth. तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, किसी शेयर्स में या किसी बॉन्ड्स में, तो ऐसा नहीं है कि दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन, राइट। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, तो वो जो इन्वेस्ट हो रहा है वो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट के उसमें मार्केट में मनी फ़्लो कर रहा है ना। तो जब मार्केट में आपका पैसा फ़्लो कर रहा है
तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग द गवर्नमेंट एज वेल, राइट। तो जब गवर्नमेंट का मनी फ्लो अफेक्ट हो रहा है, कंट्री अफेक्ट हो रही है, इसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सारी चीज़ें आपके पास जो पैसा है उसके इन्वेस्टमेंट से अफेक्ट अगर हो रही है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग योर पर्सनल डिसीजन, राइट। दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द नेशनल थिंग्स ऑल्सो, ठीक। तो वो नेशनल लेवल पे वो चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है। तो इस वजह से जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है दैट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। सो यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, फॉर योर पर्सनल बेनिफिट एंड फॉर द सेक ऑफ कंट्री एज वेल, ठीक। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमेशा ये देखना होगा कि हम वी आर गोइंग फॉर द बेटर ऑप्शंस दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस एंड फॉर द कंट्री एज वेल, ठीक है क्लास। तो ये सारी थी आपकी नेचर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। बाय देन आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका नेचर क्या है। तो कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी। चलिए आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जितना समझाया मैंने आपको समझ में आ गया। चलिए क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।